अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव में हूँ अली सरवर। 3 दिन धरना कह लीजिए, एहतजाज कह लीजिए, वो जारी रहा पीटीआई का। और गुज़िश्ता रात फिर 2-2.5 घंटे में ऑपरेशन हुआ, शदीद शेलिंग, और उसके बाद हमें नज़र आए जनाब सब भागते हुए वहाँ से। पीटीआई का क्लेम ये है कि हमारे 100 से ज़ायद वर्कर्स को मारा गया है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि जनाब कोई एक लाश भी है तो दिखाइए, ताकि पता चले कि जनाब किसको गोली लगी भी है या नहीं लगी। पेम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जी ज़ख्मी ज़रूर यहाँ आए हैं, लेकिन लाश तो कोई नहीं यहाँ आई। अब दोनों तरफ से धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अली मीन गंडापुर बुशरा बीबी को लेकर फ़रार हुए। लेकर फ़रार होने से मुराद ये है कि दोनों चले गए वहाँ से। अब किसने रास्ता दिया उन्हें कि यहाँ से बासानी निकल जाएँ, क्योंकि कहा जा रहा है जी जो ऑपरेशन शुरू हुआ और तो चारों तरफ से घेर लिया गया था लोगों को, फिर उसके बाद शेलिंग शुरू हुई है, ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, तो ये दोनों बासानी किस तरह वहाँ से निकल गए। और पंजाब की मेन लीडरशिप कहाँ गायब रही। सिंध से भी कुछ लोग गए थे जो कफन पोश थे, कफन पहन कर गए थे, और वो कफन कहाँ उतारे जाकर उन्होंने ख़ुद कहाँ गायब हो गए। बहुत ज़्यादा बातें की गई थी यहाँ, ख़ासतौर पर कराची से जब ये लोग रवाना हुए थे। अब ये सारा मामला है क्या, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ कि अब फाइनल कॉल की नाकामी का बोझ कौन उठाएगा। अब फाइनल कॉल के बाद भी क्या कोई कॉल और आ सकती है, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मानसेरा पहुंचकर आज, और उन्होंने कहा कि जी एहतजाज हमारा जारी है और हम दोबारा आएंगे किसी और सूरत में। अब कोई और सूरत क्या हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या पीटीआई के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, या तमाम अपने पत्ते वो शो कर चुकी है, अब मज़ीद ऑप्शन उनके पास कोई नहीं है और अब 6-8 महीने खामोशी रहेगी। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज ख़िताब किया है और उन्होंने कहा कि जी बतौर वज़ीर-ए-आज़म में फ़ैसला करता हूँ कि फ़सादियों को दोबारा एहतजाज नहीं करने देना। बामी मशावरत से हम सख्त फ़ैसले करेंगे। फ़सादी हथियार लेकर आए, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद किया, तो ज़ाहिर है दोबारा तो इस किस्म की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अब मोहसिन नकवी साहब और अली मीन गंडापुर, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि दोनों फौरी इस्तीफ़ा दे दें, दोनों ही नाकाम हैं। अब इसमें भी हम बात करेंगे कि हुआ क्या है और अब हो क्या सकता है, सियासत अब किस तरफ जा रही है। हमारे साथ मौजूद नवाज़ ज़ुबैर साहब सीनियर तज्ज़ेकार हैं। राइशा ने बहुत शुक्रिया आपका, अनिस मंसूर साहब, मारूफ साहब भी तज्ज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर किस तरह देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़, ज़ाहिर है हमने जो प्रोग्राम किया बहुत सारी इसमें बातें की गई थी, अब जो कुछ हो चुका अब उस पर भी देख लेते हैं, उसके मज़मरात पर बात कर लेते हैं कि इतने बड़ा मजमा था और इतने ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, मुज़ाहिरीन थे, कारकुनान थे, जिनके बारे में हमारे प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के एक साबिक़ एमएन है, उन्होंने इंकशाफ भी किया था। इंकशाफ क्या, हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा था असलाह मौजूद है, उसने कहा था जी बिल्कुल असला तो है। हुआ क्या सर, ये बैठे हुए थे सब, कहा जा रहा था अगले दिन जाकर पता नहीं अडियाला के बारे धरना देंगे, क्या करेंगे, लेकिन सभी जो सोचा हुआ था वो पूरा तो नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक तरीके से हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं कल के वाक़े का, कि कल क्या हुआ, ये धरने का जो एंड हो गया, जो 22 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 26 की रात को इसका फाइनल कॉल का पोस्टमार्टम। देखिए स्टेट से नहीं लड़ा जा सकता, ये एक बात बिल्कुल हतमी होती है, तय होती है। अपना आपने एहतजाज करना था, एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसको करीब करीब मुज़ाकरा तक ये ले गए थे। अब इनकी गलती हुई किस जगह पे, ये बैठ के इनको भी सोचना चाहिए। मेरी तरफ से जो मैं सोच रहा हूँ, उनको जो गलती हुई, इनको वहाँ बैठ जाना चाहिए था जहाँ ये बैठाने की दावत दे रहे थे, संजानी। हाँ, क्योंकि इनकी पहली गलती ये थी कि इन्होंने अपने लीडरशिप को ही सही नहीं बताया। जेल में जो जाते हैं सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। एक तो अफसोस ये होता है हमारे यहाँ, हर पार्टी के लीडर को उसके जो लीडरान होते हैं ना, जो ए टीम होती है, बी टीम, सी टीम के तो वो मिलते ही नहीं है, वो ए टीम तक ही घूर रहे होते हैं। एक सर्कल होता है जो उसके गिर्द घूम रहा होता है और वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। अरे आप बस अब एक कॉल दें, लोग मजमा बाहर लाखों आदमी होंगे, ये होंगे वो होंगे, इतना उसको बोला गया, उसने फाइनल कॉल दे दी। हालांकि फाइनल कॉल का नाम ही गलत था। फाइनल कॉल नहीं होती किसी भी तारीख में। तहरीक अगर वो चला रहे हैं किसी, कोई भी तारीख, किसी इसका कोई भी गोल है, वो एक मुसलसल चलने वाली चीज़ को कहा जाता है तहरीक। कोई फाइनल कॉल, फाइनल डे नहीं होता इसमें। तो जो होता है वो डी डे होता है, जब आपकी तहरीक आप कामयाब हो जाए, जो बहुत कम तहरीकों को मिलता है, बहुत कम तहरीक पाकिस्तान को कह सकते हैं कि आपकी जो तहरीक थी उसने पाकिस्तान से रद्द कर लिया। वापस आते हैं उस तरफ हम,
उन्होंने सोचा लाखों आदमी होंगे जो वो नहीं निकाल पाए। पहली गलती इनकी थी कि ये मजमा नहीं निकाल पाए, आवाम को नहीं निकाल पाए। कारकुनों को निकाला तो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आए, मुकामी कारकुन भी नहीं निकले, जिनको रास्ते पता थे या जो आ गए थे उनको फैसिलेट करते, खाने पीने चीज़ें, उस चीज़ से वो सब होते, वहाँ तक पहुँच तो गए, वो बिल्कुल पहुँच गए। और ये हुकूमत की अब हम ये देख सकते हैं, उस वक्त हम बोले थे नाकामी जो भी उनकी स्ट्रेटजी थी कि इनको अटक के पुल से इस तरफ लाया जाए, पंजाब की तरफ लाया जाए। स्ट्रेटजी ये होती तो फिर अटक पुल पे रोकने की कोशिश क्यों करते? वो जो कंटेनर्स क्यों खड़े किए? देखिए वो जो भी थे वो इस तरह के थे कि वो उनको पता था कि इस बार गंडकपुर अकेले नहीं है, अटक पुल से गायब नहीं हो जाएंगे, फिर अगले दिन सुबह नहीं मिलेंगे। उनको पता था कि ये गायब होने के लिए नहीं आए हैं, तो उन्होंने उनको अंदर आने दिया, क्योंकि वो अटक पुल पे कोई क्लैश नहीं चाहते थे, वो दो सूबों के दरमियान क्लैश हो जाता। अभी तो एक सूबे की पुलिस ने जो भी किया तो किया ना, एक पुलिस की इंतजाम नहीं किया, फिर वो दो सूबों में क्लैश होता। वो पंजाब के अंदर लेकर आए इनको, जब वो आ गए वहाँ तक आ गए तो उनको उससे लग पता गया, ऊपर से अब ड्रोन है, हर चीज़ें हैं कि कितने लोग हैं। वो मजमा इतना नहीं था कि मैनेज नहीं हो सकता था। और ऊपर से एक रात पहले जो वाक़या हो चुका था जिसमें रेंजर्स के हल्का शहीद हो चुके थे, तो उधर भी मोराल बहुत ज़्यादा उनका हॉट हो चुका था। इनफ टाइम हो चुका था, 4-6 दिन से सब कुछ बंद था, तालीमी इदारे, रोड, मोटरवे, हर चीज़। तो स्टेट है आखिर, उसको अपनी रिट कायम करनी होती है, और उन्होंने अपने रिट कायम करने के लिए ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जो उनकी कामयाबी है, जो उनके दावे हैं कि कम से कम कैजुअल्टी करते हुए कम से कम वक्त में उन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन किया और वो जगह खाली कर दी। कम कैजुअल्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो हुकूमत का यही, हुकूमत ने तो कहा कोई मरा ही नहीं बंदा, आप कम से कम जो जख्मी है, मैं उसकी नहीं बोल रहा कि कोई मरा है, कि वो दूर तरफ के दावे हैं, लेकिन कम से कम नुकसान हुआ। इसको नुकसान से कर लें जुमले को रिप्लेस, कम से कम नुकसान करते हुए उन्होंने वो जगह खाली करा ली। और बहुत मतलब ये कह रहे हैं कि हुकूमत की बेहतरीन थी, शानदार थी, अब पसंद कर रहे हैं अपनी रिट कायम कर ली। हुकूमत की जो भी कोताहियाँ कमजोरियाँ थी, जो उन्होंने खोया, वो रिट तो लास्ट में कायम की, लेकिन सही मैनेज नहीं कर पाए। इसको बहुत पहले टैकल कर जाना चाहिए था हुकूमत को, इतना 4-6 दिन का हाइप नहीं बना देना चाहिए था। पीटीआई ने क्या खोया, क्या पाया ये कि उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज़ बना दी 4 दिन, उन्होंने पूरे पंजाब को बंद कर दिया 4 दिन। उन्होंने अपने लोगों को यहाँ तक ला के दिखा दिया कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, एक पावर उन्होंने शो कर दी, लेकिन वो मजबूर निकाल नहीं पाए। उनके पास खोने को वही था जो गोल था उनका, इमरान खान को बाहर निकाले, वो नहीं निकाल पाए, तो उधर से पसपा हो गई। उन्होंने खोया, पाया जो मैंने आपको बता दिया, ये इन्होंने पाया। हुकूमत की लास्ट में रिट कायम हुई और अब पीटीआई कम से कम 2 से 3 महीने पीछे चली गई। अब इनको दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके, रीस्ट्रक्चर करके आने के लिए कम से कम फरवरी मार्च तक पहुंचाने। अनीस मंसूरी साहब, सारे हालात को आप किस तरह देखते हैं? हुकूमत ने अपनी रिट कायम की और अब 2-2.5 घंटे ही लगे और जितने भी लोग आए थे, तादाद पे ज़ाहिर बहस हो सकती है, लेकिन चलें जो भी तादाद थी वो सब वहाँ से भागे या फरार हुए या जाने दिया गया। ज़ाहिर सबको तो पकड़ना मकसूद भी नहीं होता, और जिस तरह बुशरा बीबी और अली बिन गंडापुर भी चले गए और बहुत सारे लोग इस तरह चले गए हैं, लेकिन पंजाब की मेन लीडरशिप गायब थी। सिंध से जो लोग गए थे, वो जो हमेशा छुपके रहते हैं, वो वहाँ भी छुपे ही रहे, या पता नहीं रास्ते में सक्कर के बाद नज़र नहीं आए, उनके अपने कारकुनान कह रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं मामले? बहुत शुक्रिया अली। मैं कल परसों 3 दिन जो बातें कर रहा था वो सारी ठीक साबित हुई या नहीं हुई, ये बताइए। कौन सी बात? जो भी बात मैं कह रहा था कि जनाब वाला ये इस तरीके से जा रहे हैं, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक एक फार्मूला होता है, ये गलत कर रहे हैं। और रियासत जो है वो जिस जगह पर खड़ी हुई है, ये नहीं हो सकेगा मामला। ये तो हो गई सारी बातें, वो जो हम कह रहे थे, अब वही नवीद भाई जो है वो उसको रिपीट कर रहे हैं। चले खैर, हो क्या रहा है या होने क्या वाला है, देखिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात ये बात, आगे मत बढ़े, आप पहले तो बताइए। पोस्टमार्टम तो मुझे पता था, मैं सारी बातें बता चुका था कि ये होगा। आप लोग उस वक्त नहीं मान रहे थे। कौन सी जगह ऐसी थी, कौन सा लम्हा ऐसा आया कि उस हुकूमत ने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब जनाब इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे? वरना तो बैठे हुए थे ना 3 दिन से। देखिए मैंने कल आपसे कह दिया, वो ऐसी बताए ना गलती से ऑपरेशन आपकी नजर में कि जी फलां बात उन्होंने गलत चूंकि कर दी, इसलिए अब तो उनके खिलाफ होना ही था। देखिए ऑपरेशन से पहले मैं आपको बता चुका था कि ये होने वाला है, ठीक है ना? नहीं वो तो पर देखें वो मैं आपको सब कुछ बता चुका था कि अब ये इस तरफ मरहला जा रहा है मामला। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। ये सब हो गया, ये हमें पता था कि ये होने वाला है, ये होगा, ये सब हम आपको कल बता चुके थे। हम आपको अब अगली खबर दे रहे हैं ना। देखिए ये अब हम कहें कि जी हम चूंकि सारी चीज़ें जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। वहाँ भी सियासतदान बैठे हुए थे, उनको भी अंदाज़ा तो कुछ, आप कह रहे हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं था क्या होने वाला है। देखिए अंदाज़ा था,
ये है असल मैं बात। आपको ये बता इनको रहा हूँ पता कि देखिए, था, मैं कारकुनान को अंधेरे में रखा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर को हम सब लोग गलत एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आप ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं। कंप्रोमाइज नहीं, कंप्रोमाइज नहीं है। देखिए मेरी बात को समझिए, एक सियासतदान जब किसी मनसब पर होता है उसकी बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दो, अली अमीन गंडापुर क्योंकि कारकुनान इतने चार्ज हो गए थे और बुशरा साहिबा इतना चार्ज कर रही थी बार बार चीज़ों को, सियासत में हमेशा एक जगह आकर आपको बात करनी पड़ती है। और अली अमीन गंडापुर हो या कोई भी हो, वो बात कर रहा था, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। वो अपने कारकुनान को ये बात समझा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बेगम थी कि जो बज़िद थी कि नहीं ये होगा, ये वो एक्सट्रीम पर जा रही थी। अली अमीन गंडापुर से हम लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, उनकी हिकमत चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्हें मालूम है कि चीज़ें कहाँ तक जानी है और कहाँ तक नहीं जाना, क्या रास्ता है और क्या रास्ता नहीं है। वो अगर उस जगह पर खड़े हुए थे, सही, उन्हें इत्तला मिल रही थी कि आगे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो क्या तैयारी कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जिस ब्रिज के नीचे वो वहाँ खड़े हुए थे वो वहीं पर रुके, आगे ना बढ़े। 3 से 4 बार कल की तारीख में ये मामला हुआ कि कुछ लोगों को कहा गया और तकरीबन 100 से 150 के करीब लोग बाकायदा डी चौक के अंदर दाखिल हुए, और जिसमें आपने वो फुटेजेस भी देखी कि जनाब वो कंटेनर पर खड़े हुए और वो फौजी एहलकार थे या दीगर मामला थे, उन्हें वापस बुलाया गया। फिर कुछ लोग गए, उनको चार्ज किया जा रहा था बार बार पीछे से। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को नहीं तो अलबत्ता 98% क़यादत को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं था कि उन्हें नहीं मालूम हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त बुशरा बेगम लोगों को चार्ज कर रही थी, चीज़ें उनके कंट्रोल में थी, और वो उस सियासी बात को समझने से ज़्यादा वो इस बात में थी कि जनाब मैं हूँ और मेरी बात चलेगी, जिसका ये नतीजा भुगत रहे हैं। तब सीधी सी बात है ये। और हर सियासतदान को, बाशऊर सियासतदान को, एक सहाफ़ी को मालूम होता है कि जनाब हमारी हुदूद क्या है और हमें कहाँ तक जाना है और सामने से क्या रिएक्शन आएगा। आप उस रिएक्शन को जाने बगैर आप कहते हैं नहीं जी हमने फ़तह करना है, तो फिर ये नतीजा निकलेगा। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ उस पर आज फजल रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की है मीडिया से, और उन्होंने ये कहा कि जी इस मौजूदा हालात जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं उसकी वजह 8 फरवरी का इलेक्शन है। जो जीत गए थे उन्हें उनका हक देना चाहिए था, जो हार गए थे उनको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी। आगाज़ ही गलत हुआ इस हुकूमत का, वो कह रहे हैं। और फिर ये वो कहते हैं कि इदारों को इंतखाबी अमल से लाताल्लुक़ भी होना होगा, और ये भी कह रहे हैं वो कि मैं सवाल भी पूछता हूँ हुकूमत से कि मुजाहिरीन डी चौक तक कैसे पहुँचे और इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, फजल रहमान खुद एक इस इलेक्शन के एक तरीके से अपने आप को विक्टिम कहते हैं कि भाई मेरे साथ भी धांधली हुई, मैं कोई नहीं, ज़ेर सियासतदान है, मैं सीटें हार गया, ये हो गया वो हो गया। और वो हालांकि पीडीएम के सरबराह भी थे और जो पीडीएम का इत्तेहाद है सरबराह भी थे, लेकिन उसके बाद उनको वो पजीराई नहीं दी गई पीडीएम की तरफ से, ना ही वो लिफ्ट कराई गई। तो वो हमेशा से ये बात कहते हैं। लेकिन इस इससे ज़्यादा क्या हो गया? बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म घर के दिन में 50 चक्कर लगाए हैं, सबने मिला देखा। कुछ नहीं ना। अब तो है ना उनकी। पूरे 4 दिन के वो खामोश एक बुद्ध बने रहे। कोई एक बयान इस 4 दिन में जब पूरा पंजाब बंद था वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जब कुछ हो गया उस वक्त अगर बीच में बोल के कुछ वो सालिसी का रोल अदा करते तो बहुत बेहतर होता। बिलावल ने भी कुछ नहीं कहा, मौजूद ही नहीं थे, बाहर से बयान भी आ जाते, ट्विटर पे आ जाता है बॉस। बहरहाल उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, इन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा, इन्होंने भी मुनासिब नहीं शुजात साहब ने भी नहीं समझा। लेकिन उसके बाद इन्होंने बयान दिया, बिलावल को भी बयान नहीं आया और सीनियर सियासतदान भी खामोश रहे। तो अब बोलने की बात फिर वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन ये थे वो थे, वही मुतालबात कर रहे हैं जो मुतालबात नहीं, वो जड़ बता रहे हैं सर इस बात में। वो कह रहे हैं कि भाई बुनियाद गलत हुई, 8 फरवरी में जो कुछ हुआ इंसाफ वहीं से हो जाता, जिसका जो जीता था धांधली ना होती तो आज ये मुजाहरे भी नहीं होते। तो ये मुतालबा तो इन लोगों के मुतालबात में शामिल था ना, बिल्कुल तो वो उसमें हिमायत करते हैं उसकी, की थी हिमायत उन्होंने, इस जलसे ये धरने की हिमायत नहीं, धरने की नहीं, इस बात की हिमायत की थी उन्होंने, इस बात की हिमायत। बहरहाल धरने का, अच्छा धरने का सवाल भी अच्छी बात पूछ लिया आपने। धरने का सवाल भी उनसे पूछा कि आपने हिमायत क्यों नहीं की। उसने कहा वो अगर हमसे मशावरत करते तो फिर मैं फैसला करता। हाँ, ये उन्होंने पूछा ही नहीं हमसे। बिल्कुल सही, उन्होंने पेशकश भी की थी, एक तरीके से कहा भी था, लेकिन उनका मकसद भी ये था हमसे पूछ लें तो शायद ना हुकूमत ने उनको लिफ्ट कराई ना इन्होंने कराई, तो लिहाजा वो खामोश रहे। अब जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही वही सियासी बात की कि जनाब ये तो इसकी बुनियादी गलत है और ये है और वो दोबारा होनी चाहिए, और एक ऐसा मुतालबा किया जो कि उनको भी पता है कि बस ये सियासी मुतालबा है। दूसरा उन्होंने कहा वो डी चेक तक क्यों आने दिया गया,
तो वो मैंने बताया कि उनको खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर से पंजाब के बॉर्डर में लाना था, ये हिकमत इमली के तहत ही ये लेकर आए, इसलिए उन्होंने आने दिया, वरना ये एक्शन वहाँ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ एक्शन होता तो सूरत हाल और ख़राब भी हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने हिकमत अमली के तौर पे इनको यहाँ आने दिया, यहाँ आके उन्होंने उनको जब वक्त चाहा जिस तरह चाहा उनको डिस्बस कर दिया। नहीं, हुकूमत चूँकि ज़ाहिर सब मुंतशिर हो गए, तो अब जो है ज़ुबैर साहब जो है 3 दिन तो हम कुछ और बात करते हैं, लेकिन आज वो हुकूमत की तारीफ में कुछ बांध रहे हैं। मैंने कोई तारीफ तो नहीं की। अब तो सर सारी कह रहे मैंने हैं कोई तारीफ बेहतरीन पॉलिसी, हालांकि कल तक आपने कहा था कि ये कैसे यहाँ तक आ गए। आप अचानक मेरी बात में अपने अल्फाज डाल के जो ना वो गलत कर देते हैं। मैंने एक तारीफ नहीं की, मैंने तो ये बताया था कल किसने तक क्या हम खोया। मुखालिफ थे इनके, आज आप दोनों साथ बैठे हुए। मैं तो नहीं साथ बैठा हूं, मैं तो आज भी मुखालिफ हूँ, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। अभी भी जो ये भाई जो बातें कर रहे हैं, देखिए मैं मुखालिफ बिल्कुल का था, मैं मुज़ाकरात के हक में था। पॉलिसी मैंने कहा मुज़ाकरात करने चाहिए थे, हाँ, हुकूमत की गलत पॉलिसी। 4 दिन में कितना अरबों का नुकसान हो गया, खाली उनका नहीं, इनके भी जिम्मेदार थे, जिस अभी तक ट्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, अभी तक बहुत सी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुई है। हुकूमत की गलत हमने, अच्छा हुकूमत जो जमात हुकूमत में वो तो कहीं नजर ही नहीं आई, मैंने तो नहीं देखा। आज शहबाज शरीफ आए, मोहसिन नकवी साहब इसको लीड करते रहे, और कहीं पंजाब की ना क़यादत नजर आई। जो मुस्लिम लीग के सदर हैं वो मरीज के बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर खैर अपनी मसरूफियात में थे। जो हुकूमत जिस जमात की हुकूमत है वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। बल्कि अगर आप ये देखें क्या खोया क्या पाया में, तो नून लीग ने और अपना वोट बैंक मेरे हिसाब से कम कर लिया। पीटीआई को तो नुकसान हुआ, ठीक ठाक नुकसान हुआ। लेकिन आपका कब्जा है कि इस तरह इक़दाम किए पंजाब में, लोग नाराज होंगे, वोट बैंक कम कर लिया है। देखिए ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का, ना एमक्यूएम का वोट बैंक कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। एक बात तो ध्यान में रखिए, पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में, तीनों का अलग अलग ना, हर जगह का अपना अपना, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। हाँ बस ये जहाँ रुके हुए हैं वहीं रुके हुए हैं। मामला सारा ये है कि हमारे नरेंद्र भाई जो ना हिम्मत नहीं करते, ये हमेशा इनडायरेक्ट देखें मेरी बात समझे ना, थक गए ना जैसे देखें मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सारे मामला से ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का, ना एमक्यूएम का कोई लेना देना ही नहीं था सारे मामला का। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सही है। और ये सब हम अगर उस पर कहें कि यार ये क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा मामला कंट्रोल का है। ये पूरा का पूरा मामला इस बात का है। फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे? देखिए फजल रहमान साहब हो या हमारे मोहतरम जनाब कामरान टिसोरी साहब हो, 3 दिन सब लोग जो है वो कहीं मसरूफ़ थे, बाद में ज़मानतें देते हैं कि जनाब हम ज़मानतें देने के लिए तैयार हैं। आप एक बात देखें, चलो अच्छा वो आपने याद दिलाया, रियासत कहती है सारे मुजरिम हैं, इन सबको सज़ा दूंगा। रियासत का नुमाइंदा सिंध के अंदर कौन? टिसोरी साहब ज़ाहिर गवर्नर हैं, वफाक के नुमाइंदगी करते हैं, वो कहते हैं मैं इनकी ज़मानतें दूंगा। आप तसव्वुर करें, आप सोचें कि वफाक क्या पॉलिसी रख रहा है, सही, और वफाक का नुमाइंदा नीचे क्या कह रहा है। देखिए हर जगह नंबर बढ़ाने का काम नहीं होता ना, हर जगह सोचने की बात होती है कि आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट वफाक कह रही है ये सारे इंतशारी लोग, ये सारे अफगानी लोग, तब 1% उसमें अफगानी लोग, ये सारे इन पे जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे, हज़ारों लोगों को नामजद किया जा रहा है, हज़ारों लोग जो हैं वो उसमें नामालूम हैं, उसमें सबको कहा जा रहा है, और उसकी ज़मानत कौन दे रहा है? मतलब आप तसव्वुर कीजिए, कॉन्सेप्ट को तसव्वुर कीजिए कि भाई या तो फजल रहमान साहब क्यों मुखालिफ हैं इस वक्त हुकूमत के? वोट जब मांगनी होती है हुकूमत को, उसके पास आ जाते हैं, वो भी उनके पास चले जाते हैं। अब मौलाना साहब किसी के मुखालिफ नहीं है, मौलाना साहब किसी के हिमायत में नहीं है। मौलाना साहब वक्त पर अपने कार्ड्स खेलते हैं, ना वो किसी के मुखालिफ हैं ना हिमायत में। वो अगर अपने जिन्हें वो यहूदियों का एजेंट कहते हैं उसकी बाद में वो इमामत भी करवा सकते हैं, सही है। और वो जिन्हें चोर और डाकू कहते हैं ना, उनके घरों में जाकर खाना भी खा सकते हैं। तो डजंट मैटर, इसका कोई मसला नहीं। ये अमल सिर्फ उनका है? सबका है, सबका है, सियासत का उसूल है। बहुत सारे लोग पेट फाड़ लेते हैं, सियासत का उसूल है ना। वो लोग जो डीजल कहते हुए नहीं थकते थे, वो बाद में उनके पीछे नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सही है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने उस दिन भी आपसे एक जिक्र किया था, ये जिस दिन 24 तारीख को ये निकले हैं ना, 23 तारीख को आप ये बात मैं आपको 22 तारीख को एक हमारे स्पीकर साहब होते हैं जिनका नाम है अयाज सादिक साहब, उनके घर पर एक गेट टुगेदर थी जिसमें टोटल 6 लोग थे, टोटल 6 लोग। एक अयाज सादिक, एक असद कैसर, एक बैरिस्टर गौहर, सही है, और चौथा नाम कौन था पता है?
मोहसिन नकवी। नहीं तो वो बात कर दी ना आपने, वो मुज़ाकरात भी नहीं से हुए थे। तो नहीं, मुज़ाकरात का सिलसिला तो बाद में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ वाला मामला था ना, वो एक डिफरेंट 4 लोग मामला वहाँ है। भी थे। ये वहीं पर ये मुज़ाकरात सारे हो रहे थे और ये सारे मामलात हो रहे थे, ये सब एक दूसरे को कह रहे थे गलत है, उनके घर पे खाने खा रहे थे, उनके घर पे दावतें हो रही थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे, सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती और बामी इशारों सख्त फैसले भी करना होंगे। अब दोबारा एहतजाज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये भी कहा है कि जनाब एक शख्स ने अपने मफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया, ये तहरीक नहीं तखरीब है, फितना है। ये कहा है सब कुछ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। जी देखिए, ये कहा जाता है इस किस्म के वाक़यात के बाद। 9 मई के बाद भी हमने बहुत कुछ इस किस्म के बयान सुने थे, और PTI ख़त्म, इमरान ख़त्म, हयात जेल में रहेंगे, बहुत सारी और बातें और ये चीज़ें। फिर हमने देखा जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, उनकी लीडरशिप चेंज होती रही, नई लीडरशिप आई, रीऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद एक के बाद एक ये इन्होंने अटैम्प्ट किए धरना देने के। अब फिर ये हुआ है, फिर बयान आएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता जिस तरीके से मैं कल से बयान सुन रहा हूँ, आज सुबह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, उन लोगों के ख्याल से उन्होंने PTI नामी जमात को ख़त्म कर दिया है, या आप उस पर पाबंदी लगा देंगे, या ये 900 अच्छा, पाबंदी की बात बहुत चल रही है, बहुत सारे लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि जी पाबंदी लगने वाली है। क्योंकि पंजाब असम्बली में करारदाद पेश हो गई, बलूचिस्तान की बात भी हो गई, अब सिंध और KPK, ज़ाहिर है KPK में हो नहीं सकता, सिंध से हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि अब पाबंदी लग रहा है आपको, और तमाम सियासत मान भी लेंगे इस बात को। देखिए, इसके लिए 4 सूबों से करारदाद लानी पड़ेगी, जो कि नहीं होगी, 2 सूबों से तो नहीं आएंगी, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़ाहिर लेना पड़ेगा आपको। तो ये मुझे तो नहीं लग रहा। ये ख्वाहिश हो सकती है किसी जमात की, हमेशा से ख्वाहिश है PMLN की, तो जब से ये बनी है कि इसमें पाबंदी लगाई जाए। PS पार्टी इसके ख्वाहिश नहीं है, हामी नहीं है PS पार्टी इसकी किसी भी जमात पे पाबंदी लगाने के। और खैबर पख्तूनख्वा को क्या करेंगे, उधर तो टोटल हुकूमत इनकी है, 90% हुकूमत इनकी है। उधर पाबंदी लगाने से पहले तो उधर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा इनको, लगाएं गवर्नर राज, हटाएं। क्या लगता है सर, पाबंदी ये फिर रिकॉग्नाइज होके फिर आएंगे, लगाने में कामयाब हो जाएगी, या लगता है आपको कि नहीं? नहीं, कोई पाबंदी नहीं लग रही, और ये पाबंदी अभी तक मतलब अब मुस्तकबिल करीब में कुछ पाबंदी नहीं है। उसकी बड़ी वजह है कि देखिए, अभी PTI के नाम से कोई ख़तरा इनको नहीं है जो इलेक्शन के दिनों में था, कि जनाब एक सिंबल होना चाहिए, एक ये चीज़ें होनी चाहिए। अब वो XYZ अपना कोई भी नाम रख लें, वो सुन्नी कौंसिल में वैसे ही हैं वो लोग। नहीं, पाबंदी इसलिए भी कि जो दोबारा ये सर ना उठाएं, दोबारा इस तरह धरना न दें, दोबारा वफाक पे चढ़ाई न कर दें। पाबंदी होगी तो जाहिर है फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी तो उनके सारे मेंबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना, आप इस बात को भी तो समझे ना, वो तो मसला नहीं होता ना, वो इधर से इधर जम कर जाते हैं। हमने हमेशा ये देखा है, वो ये नाम था तो ये नाम हो जाएगा। अभी पाबंदी का सवाल पैदा नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई इलेक्शन के करीब का कोई माहौल है कि जिस पे नाम पे कोई पाबंदी लगाई जाए। अच्छा जी, आज एक और खबर शेयर कर लूँ जल्दी आपसे कि PTI के रहनुमा और सरदार लतीफ़ खोसत साबिक गवर्नर भी रहे, PS पार्टी में बहुत अरसा गुजारा उन्होंने, बड़े खरी बातें करते हैं, नवाज़ ज़ोहरी साहब आप तो जानते ही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत घुटने टेक चुकी थी और इमरान खान की रिहाई पर तैयार थी, रुकावट तब आई जब कहा गया रिहा कर देंगे, हमारा मुतालबा था फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जी अंदर की बात हम आपको बता रहा हूँ कि हमारे मामलात तमाम सेट हो गए थे, हुकूमत मान भी गई थी। जो खबरें भी आ रही थी ना कि बाहर चला जाए और ये चला जाए, वो सब बिल्कुल सही थी। मामलात वहाँ से ख़राब होना शुरू हुए जब हमने कहा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद नहीं, फौरी रिहाई चाहिए हमें। लगता है आपको इस तरह के मामला जा रहे थे? ज़ाहिर इस प्रोग्राम में आप तबसरा कर चुके हैं कि खबरें तो आ रही हैं इस तरह। देखिए, मुज़ाकरात तो हो रहे थे, और जब मुज़ाकरात होते हैं तो खाली कॉफ़ी नहीं पी जाती, एक दूसरे को जो बातचीत कर रहे होते हैं ऑफर्स दी जा रही होती है, इधर से दी जा रही होती है, उधर से काउंटर ऑफर्स आ रही होती है कि भाई हमको ये नहीं ये चाहिए। हो सकता है किस जगह ये बात हुई हो, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता कि ये बात की गई हो कि उसको अभी नहीं, बाद में रिहा कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कर देंगे, हाउस अरेस्ट कर लेंगे, इसके दिन की हो सकता है कोई बातचीत हो। अभी आप हाल फिलहाल ये बंद करें ये चीज़ें, और अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो दैट्स अ वेरी सीरियस ऑफर, दे हैव टू एक्सेप्ट। उन्होंने जो फिर ये चीज़ ज़ाया कर दी। अगर इस चीज़ को ये ले लेते, ग्रैप कर लेते और कुछ और लोग रिहा कराने पे हो जाते, जो मुकदमा बन रहे थे वो कम से कम रुकवा देते, तो ये इनकी जीत होती है एक तरीके से। ये एक कदम पीछे एक कदम आगे वाली बात होती है इस किस्म की तरीकों में, और वो उन्होंने ज़ाया किया। तो इसके मायने गलती है PTI की, मुज़ाकरात में की टेबल पे हार गए। क्या कहेंगे इसमें साहब?
देखिए, मैं तो पहले दिन से ही बात कह रहा हूँ कि जनाब ये जो मुज़ाकरात जो बातचीत हुई थी उसमें न 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक होना चाहिए था। उस वक्त बाकायदा इनसे सारे मामलात बात हो गई थी। ये सिर्फ मैं इसमें एक ही खातून को जिम्मेदार करार दे रहा हूँ और वो पूरी पीटीआई दे रही है। आज शौकत यूसुफजई ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया। मैंने इसलिए आपसे वो सवाल पूछा था, फाइनल कॉल नाकामी का बोझ कौन उठाएगा? इसका मतलब है वो नहीं उठा रही। और अच्छा, इस पे एक खबर पे दूं, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आपने बिलाल डार साहब को लिया हुआ था और उसमें बिलाल डार साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब बुशरा साहिबा ने जो है वो अली अमीन साहब को बहुत ज़्यादा सुनाई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वहाँ पर जब ये कहा गया कि बुशरा साहिबा आपको इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए, तो बुशरा साहिबा ने सबको रिफ्यूज़ कर दिया और फिर कहा गया चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं कर रही। तो वो सारा मामला हुआ। तो असल जिम्मेदार तो इसकी बुशरा बेगम है और बुशरा बेगम को हर सूरत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। इस वक्त पूरी पार्टी वजह क्या है? ये सवाल आप सब पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए ये सवाल तो तस्दीक हो चुकी थी कि खान साहब मान गए थे संजानी चले जाएं। वैसे सैफ ने भी कह दिया, गौहर साहब ने भी कह दिया जी ये बात खान ने कह दिया था, लेकिन बुशरा भी नहीं मानी। आपको क्या लगता है वजह क्या थी कि वो बज़िद थी कि जी मुझे यहीं बैठना है? देखिए, जब पावर आपके पास मिलती है ना अली, जब पावर आपके पास आती है तो आप ये समझते हैं कि जनाब मैं ठीक नहीं, हालांकि पार्टी में तो ओहदा नहीं है उनके पास, कोई ओहदा तो नहीं है। वो लीड कर रही है। नहीं, वो तो वाइफ है सर, ओहदा तो नहीं था ना कि आप कहें कि जी किसी को खतरा हो गया यार ये खान साहब के बाद चेयरमैन ना बन जाए। सर ऐसा बहुत सारे ओहदे बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते, लेकिन उनके पास सारी अथॉरिटी होती नहीं होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह जो सारी बातें तो यहाँ पे भी तो घर में ही है ना यार। मतलब आप यहाँ पे घर का मामला नहीं छेड़ते, वहाँ उन विचारों पर इल्जाम दे देते हैं आप इस पार्टी को, यहाँ पर आप मना कर देते हैं कि यहाँ पे घर की नहीं होगी। क्या ही अच्छा होता कि इसको अगर लीड कर रहे होते वो लोग जिनकी सियासी तरबियत है, जो सियासत करना जानते हैं, पुराने लोग, जिसमें और उनके पास है। देखिए ऐसा नहीं है कि इनके पास समझदार लोग नहीं है। बैरिस्टर गौहर एक समझदार आदमी है और लतीफ़ खोसा साहब एक सियासतदान हैं और ब्रेव हैं, बोल्ड हैं और ओहदे पे रह चुके हैं, सेनेटर मतलब मुख्तलिफ गवर्नर है पंजाब के। हाँ, वो है इस किस्म के 3-4 लोग इसको लीड कर रहे थे। लेकिन इसको ना ही गंडापुर को लीड करना चाहिए था और बुशरा बीबी की तो सियासी तरबियत ही नहीं, इंतजामी मामला चलाने से कुछ अरसे तक फर्स्ट लेडी की हैसियत से तो वो कुछ भी नहीं होता। सियासत है ही अलग चीज़, उसकी तरबियत होती है, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। ये नहीं है कि आप किसी आदमी को साइकिल बिठा दें, धक्का दो, साइकिल चलाओ, 2 स्टेप करके बाद गिर जाएगा। ये सियासतदान, अगर आप सियासतदान नहीं हो और आपको बिठा दिया ट्रक पे लीड करने के लिए, गिर गए, पूरी की पूरी पार्टी को डिमोरलाइज कर दिया। 3 महीने पीछे चली गई कम से कम पीटीआई। अभी नवंबर का एंड हो रहा था, हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके ये रिकॉग्नाइज होंगे, किसी उसमें होंगे कि जनाब वो इस काबिल होंगे कि कुछ कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा बैक और एक ऐसी उसको इनको तो अगर पीटीआई को फ्यूचर सियासत करनी है, एक तो इस वक्त इनको बैठ के सोचना चाहिए कि कौन कौन नहीं आया है उसको बिल्कुल हटा के नहीं, इनको सोच के साथ नहीं उसमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और फर्स्ट लेडी जो भी थी इनकी मिसेस खान, इनको तो सियासत से बिल्कुल दूर करके बिठा देना चाहिए कि अगर ये सियासत करेंगे तो भाई हम लोग नहीं करेंगे। इनको खान को जाके बोलना चाहिए इनसे करा लें भाई, हमसे करा लें, क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है जो भी। अच्छा, अली एक बात बताएं, आपको याद है कि जब ये इन्होंने इनका वीडियो बयान आया था सऊदी अरब के हवाले से, बहुत गलत था। तो उस वक्त आपने खुद ने ये बताया था कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि इन सब अभी ये इजाज़त नहीं होगी, लेकिन अगले दिन ये आप क्या देखते हैं? अच्छा, उस पर भी इनकी वो लीड करने आ जाती है गंडापुर से। 2 घंटे लेट हुआ इनका निकलना, 2 घंटे 26 तारीख को जिस वक्त निकल, 2 घंटे तक इनकी आपस में बहस हुई। गंडापुर उतर के चले गए, फिर वो गई, इनकी बहस हुई, फिर दोबारा आए, वो भी दोबारा आ गई कि भाई मैं तो साथ लीड करूंगी। फिर वो अलग अलग उसमें निकले, बाद में जाके एक ट्रक में हो गए। तो ये कॉन्फ्रेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। हालांकि पीटीआई की सीनियर रहनुमाओं का कहना ये है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन थी खान साहब की उस वीडियो बयान के बाद कि मोहतरमा को अब कोई सियासत में गुज़िश्ता रोज 3000 से ज़ायद पॉइंट्स के खसारे पर बंद होने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज ज़बरदस्त तेज़ी रही जी। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में नया रिकॉर्ड बन गया। एक रोज़ में 4900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। और अगर हमें 100 इंडेक्स की बात करूं तो 99,549 पर देखा गया, जबकि कारोबार का जो इख्तिताम हुआ वो 4695 पॉइंट इजाफे थे 99,269 पर इख्तिताम हुआ। फिर क्या कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज 99, अब तो 100 वाली कहानी चल रही है, 1 लाख पे हो जाएगा। देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, ये अपोस भी इसको कहते हैं। जिस तरह के हालात एक दिन पहले हो गए थे, वो 99 पे आउट हो गया था। उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि वो अगले दिन सुबह अबूर कर लेंगे, लेकिन रेंजर्स की शहादत का वाक़या और जो कुछ भी उधर होने जा रहा था, र्यूमर्स, आर्टिकल 245 का लगना, फौज का आना, इससे बहुत ही ज़्यादा
एक पैनिक फैल गया और ये 3,000 से ज़्यादा गिरा, वो भी रिकॉर्ड एक दिन में गिरने का जितना रिकॉर्ड, उनको बंद करना पड़ा। अब क्योंकि फिर स्टेबल हो गया है, ऑपरेशन पीसफुल हो गया है, वो लोग बैक पे चले गए हैं। अब कल ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कल ये 1 लाख की सतह अबूर कर जाएगा, जो एक बहुत बड़ा दिन होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। स्टॉक एक्सचेंज के लिए ज़बरदस्त खबर है जी, खुशखबरी है, बल्कि 1 लाख तक पहुंचने वाली है। और इससे क्या असरअंदाज होंगे यानी संतोष साहब से पूछेंगे, लेकिन छोटी खबर भी साथ साथ शेयर कर लूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर का भी इंतखाब हो गया है, जिसमें खान साहब ने कागजा जमा कराए थे, रिजेक्ट हो गए और बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई वालों को। लॉर्ड हेक ऑफ रिचमंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब हुए हैं 10 बरस के लिए। लॉर्ड के दोबारा बताइएगा नाम? लॉर्ड हेक ऑफ रिचमंड, ये जनाब आ गए। क्या कहेंगे मंसूरी साहब, लॉर्ड के हवाले से नहीं पूछ रहा, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। देखिए, आना तो लॉर्ड को ही है, तो खैर है, लॉर्ड का ही दौर है। और लॉर्ड आना है या लौट कर आना है? नहीं, लॉर्ड को ही आना है, सही ना। लौट कर आने पर तो जना वो लूट कर आने कर भी होता है, तो उसमें से पेश और ज़बर ज़ेर का ही फ़र्क होता है। बहुत से लोग आ गए लूट के। बहुत से ज़बर हो गए। कौन लोग आ गए लूट कर? मैं नहीं कहना चाहता। नहीं, आप बताइए ना, कौन लोग आ गए हैं लूट कर? जो बाहर से चले गए और जिन पर केसेस थे, जिन पर केसेस थे, जिन पर केसेस थे, सही है, जो लोग लूट कर गए थे, जिन पर इल्जामात थे। नहीं, मैंने तो अभी तो जिक्र ही नहीं किया। मैं तो चाह रहा था कि आप मेरे महबूब कायद का जिक्र करें, लेकिन आपने नहीं किया। चले करें ना, अभी उनके पास कौन सा ओहदा है ये भी जिक्र करें। सदर है एक। बस आपने कह दिया, बस आपका इतना ही कहना बहुत है। की बात कर रहे हैं, कसौटी। अच्छा, यानी कि आप सदर का कहना है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, वो लूट कर गए थे सर, बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, खासतौर हमारे प्लेटफॉर्म से हम जो बात करते हैं ऑथेंटिक करते हैं। देखिए, सदर पाकिस्तान 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं वो। देखिए, सदर पाकिस्तान है और इस तरह का आप डायरेक्ट सदर मतलब इस तरह का ज़ाहिर साहब की बात कर दी आपने। वो गए कब से जो आ गए, नहीं इस तरह का जो एक पार्टी के सरबराह है। बात चूंकि प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहता हूँ, ये मुनासिब बात नहीं है, नवाज शरीफ हो या खान हो या कोई और हो, किसी का भी इस तरह जिक्र नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई जो लॉर्ड में रखे यार, क्या सवाल इनसे पूछ लिया आपने? नहीं, सदर साहब का जिक्र इन्होंने कर दिया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मारूफ सोशल मीडिया के गुलकार चाहत फतेली वो फरमा रहे हैं जी, पाकिस्तानी गुलकार मुझसे जलते हैं और उन्होंने कहा कि जनाब देखिए, इंडिया वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भारत के जो लेजेंड्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हिदायतकार हैं, वो सब मेरे काम को सराहते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी तारीफ़ें करते हैं, अक्सर बेशतर मैं ख़बरें देखता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के सिंगर, पाकिस्तान के मौसीकार मुझसे जलते हैं। वजह यह है कि उनको लगता है कि चूँकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, मेरे 48 गाने रिलीज़ हो चुके हैं, मैं छाया हुआ हूँ इस वक्त, तो उनका कि काम ठप ना हो जाए। यार इनकी एक ही वीडियो मैंने पूरी लाइफ में देखी थी, जो कि वायरल भी हो गई थी। कौन सी? वो जिसमें वो गाना गा रहे हैं, दरवाजे पीछे से बंद करते हैं, लोग भागने जा रहे होते हैं, उनको वो अंदर कर रहे होते हैं। उनकी चाहत अली। क्या जुमला सर? यार अब मुझे वो उतना नहीं पता, अब समझ तो गए होंगे, सब समझ गए। इनकी वायरल ही एक हुई है जनाब, जिसपे भी केस हो गए थे कि भाई मुझको तो कुछ पैसे नहीं दिए, मुझको तो ये कर दिया था, वो भी एक कंट्रोवर्शियल हो गई थी, जो इनकी एक वीडियो वायरल होती। ये गुलकार ही, इनको मैं गुलकार ही नहीं मानता, इन पर क्या तबसरा करूँ, तो इनसे जलेगा कौन? हाँ, उनकी उस वीडियो को वाले क्यों तारीफ कर रहे हैं? उनको ऐसा कॉमेडी रोल ऑफर किया गया था किसी को मूवी में, आए कुछ कॉमेडी करें, वो जस्ट कॉमेडियन, मोर देन दैट। जनाब देखिए, मैं सोच रहा था कि आप आज इस एंटरटेनमेंट की खबर को नहीं लेंगे, बल्कि आज आप ये लेंगे कि रेहाम खान साहिबा ने हानिया आमिर को शादी करने से मना क्यों किया। कम उम्र है हानिया आमिर, और सोशल मीडिया पर यह बहस हो रही है कि रेहाम खान साहिबा ने तो 3 शादियां की हैं, और अब वो हानिया आमिर को मना कर रही हैं। से ताल्लुक उनका क्या, मैं बताता हूँ आपको नाज़िम। पहली फिल्म जो बनाई जानान, वो रेहाम खान साहिबा ने बनाई थी, वो तो प्रोड्यूसर, तो उसमें फर्स्ट टाइम ये एंट्री हुई थी हानिया की, और हानिया बहुत छोटी सी थी उस ज़माने में, 16-17 साल की, 16 की थी गालबन, तो जाहिर अभी भी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। क्यों सर? कैरी ऑन। अच्छा, तो वो जाहिर है, तो वो जानती हैं बड़े करीब से, और उन्होंने कहा जी उनका करियर अभी जाहिर है बड़ा लॉन्ग टर्म चलना है, और अब ख़ासतौर पर आजकल तो बड़ी छाई हुई है हानिया आमिर, और सफ़ अव्वल के अदाकारा भी है, मॉडल भी हैं, और ख़ासतौर पर इंडिया में बड़ी पजीराई है। उनके बड़े रैपर मशहूर सिंगर हैं बादशाह, उनसे भी दोस्ती के बड़े चर्चे हैं आजकल उनके। बादशाह को तो जानते ही होंगे आप।
नहीं आप कंटिन्यू, आप जरा वजाहत करते हैं, हम सुन रहे हैं, हम महुए गुफ्तगू हैं कि आप जितनी खूबसूरती से हानिया आमिर को डिफेंड कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप जो चाहत मैंने देखी, चाहत हम हमारे देखने वाले भी देख रहे डिम्पल गर्ल की हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो उसकी वजह ये है कि आजकल छाई हुई है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। आप क्यूट सी है और बड़ी जोड़ी बड़ी हम सुन रहे हैं। कभी मैं कभी तुम एक ड्रामा देखा होगा आपने। नहीं आप नाज़रीन को आपको बताएं, वीडियो नहीं देखा आपने? नाज़रीन सब समझ रहे हैं आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, हमने खास तौर पर अब समझ रहे हैं हम सब लोग, अच्छा चाहत होते हम समझ रहे हैं ना, क्या ख्याल है, हम समझ रहे हैं, आप और बयान कर लें। अल्लाह करे वो भी समझ जाए, जिनको से समझना लोग चाहिए। जलते हैं, हानिया की खूबसूरती और अदाकारी से भी लोग जलते हैं। नहीं आप बयान करें, आप बयान कीजिए, आप बिल्कुल तो नाज़रीन देखिए ये था हमारा आज का प्रोग्राम। शरारत के मूड में है ज़ाहिर, प्रोग्राम के आखिर में इस तरह की हल्की फुल्की नोकझोंक चलती शादी रहती करनी है। चाहिए कि नहीं, आपका क्या ख्याल इस पर कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे। आने आमिर ज़ाहिर कम उम्र हैं, उनको देखना चाहिए, कोई अच्छे बंदे बहुत सारे हैं इस दुनिया अच्छा, में, लेकिन एक और सही कर रहे हैं अपने। तो उस पर नहीं, मैं प्रोग्राम खत्म करने की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, इस प्रोग्राम पर भी अपना तबसरा और अपनी राय से जरूर आगे कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बोलने के बाद।